आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से वापस भारत आ चुके हैं और अगले 72 घंटों में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कोई डिसाइसिव कदम उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 8 दिन के बाद नरेंद्र मोदी काशी जाने वाले हैं। तारीख आ गई है, 18 जून को नरेंद्र मोदी काशी में होंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे। सवाल है, मोदी क्या करेंगे? क्या वो यूपी में मिले चुनावी सेटबैक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के साथ वो एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे? और क्या मोदी ये विश्लेषण भी करेंगे कि यूपी में किन वजहों से नुकसान हुआ है? क्या अब की बार यूपी के किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? 18 जून को मोदी का पहला कार्यक्रम ही किसानों के बीच होना है। 19 जून को मोदी बिहार में होंगे। मोदी आगे के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। विरोधी हर घंटे हर मिनट नई नई साजिशें रच रहे हैं। खरगे ने कह दिया कि यह सरकार कुछ दिनों की ही मेहमान है। आज उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि किसी तरह मोदी का प्रधानमंत्री पद बच गया। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि मोदी की सरकार बहुत जल्द चली जाएगी। अब इंडी गुट वाले मोदी की सरकार हटाने का कौन सा इंतजाम कर रहे हैं और मोदी इसके लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। शपथ लेने के 8 दिन बाद नरेंद्र मोदी काशी क्यों जा रहे हैं? तीसरी बार पीएम की कुर्सी संभालने के 213 घंटों बाद मोदी वाराणसी में किससे मिलने जा रहे हैं? अब से ठीक 13,965 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी बिहार का राउंड क्यों लगाने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री सीधे ग्राउंड पर उतरकर किससे कौन सा फीडबैक लेने वाले हैं? मोदी के पास यूपी के नतीजों की ऐसी कौन सी इंटरनल रिपोर्ट आ गई है जिसे मोदी सिर्फ और सिर्फ योगी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? एक ऐसे वक्त जब मोदी विदेश में थे, G7 समिट में थे, उस वक्त देश के भीतर मौजूद मोदी के विरोधी एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। मोदी की सरकार गिराने की साजिशें रच रहे थे। मोदी इटली से वापस लौटे, लेकिन विरोधियों की ये साजिश नहीं रुकी। वो हर घंटे नई नई थ्योरी लेकर आने लगे। मोदी की चुनी हुई सरकार गिरने का दावा करने लगे। तो जो भी इनके सहयोगी दल हैं, इनको सरकार में नहीं रहने देंगे। आने वाले समय में कुछ भी अगर इस सरकार के साथ होगा तो वो अपने कारण से होगा। तो बीजेपी की सरकार तो है ही नहीं। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी। कोई नैरेटिव बिरेटिव नहीं, यही नैरेटिव चलेगा। गद्दारी का नैरेटिव जब तक वो राजनीति में है तब तक चलता रहेगा। गद्दारी एक बार सिक्का लग गया तो जाता नहीं है। क्या मोदी के दुश्मन सच में ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी विरोधी गुट की चाल को नाकाम बनाएंगे? इसका पहला जवाब मोदी की 18 जून वाली काशी की यात्रा में है। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, अपने वोटर्स के बीच जाएंगे और जानते हैं वहां सबसे पहले मोदी का संवाद किनसे होगा और क्यों होगा? 18 जून को काशी में मोदी सबसे पहले किसान सम्मेलन को एड्रेस करेंगे। काशी के 2,67,665 किसानों के साथ साथ देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने पहले इंटरैक्शन के लिए काशी के किसानों को ही क्यों चुना? डिटेल आगे देंगे। पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुनिए। सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि
किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अपने पहले पब्लिक कार्यक्रम के लिए काशी को चुना, उस पर भी किसानों को चुना। इसकी एक वजह है और वो वजह 24 के चुनावी नतीजों के एक आंकड़ों में है। 2019 के चुनावों में हर 100 में से 39 किसान ने मोदी की पार्टी को वोट दिया था, जबकि हर 100 में से 19 किसान ने कांग्रेस को चुना था। लेकिन अब की बार बीजेपी को किसान वोट का घाटा हो गया। 2024 के चुनाव में हर 100 में से 37 किसान ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि हर 100 में से 21 किसान ने कांग्रेस को वोट दिया। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को 2 किसान वोट का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 2 किसान वोट का फायदा हुआ। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। कांग्रेस को किसानों का वोट इसलिए मिला क्योंकि उसके सहयोगियों का किसानों वाला वोट शेयर 19 के मुकाबले बढ़ा। 2019 में मोदी विरोधी गुट को किसानों का सिर्फ 10% वोट शेयर मिला था, जो अब की बार 21% पर पहुंच गया। 2024 में एनडीए को किसान वोटर्स का 45% वोट शेयर मिला, जो 2019 के मुकाबले 3% कम था। जबकि इंडिया अलायंस को 2024 में किसान वोटर्स का 42% वोट मिला, जो 2019 के मुकाबले 13% ज्यादा था। यानी इंडिया अलायंस ने बीजेपी और एनडीए के कोर वोटर बैंक में अब की बार सेंध लगाई। और ये सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं था, फार्म लेबरर्स यानी खेत में मजदूरी करने वाले वोटर्स भी कुछ हद तक इंडी गुट की ओर शिफ्ट हुए। इसका भी नुकसान एनडीए को हुआ। 2019 में बीजेपी को 32% और उसके सहयोगियों को 7% फार्म लेबरर्स का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 19% और उसके सहयोगियों को 7% फार्म लेबरर्स का वोट मिला था। अब की बार इसमें बीजेपी को घाटा हो गया। 2024 में बीजेपी को 31% और उसके सहयोगियों को 11% फार्म लेबरर्स का वोट मिला है, जबकि कांग्रेस अब की बार 19% से 24% पर आ गई। कांग्रेस के सहयोगी 7% से 17% पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में हुए किसान वोट वाले घाटे को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में बीजेपी 10 सीटों से 5 सीटों पर आ चुकी है और इसमें किसान फैक्टर का अहम रोल है। महाराष्ट्र के ओनियन बेल्ट में भी अब की बार एनडीए को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र की जिन 13 लोकसभा सीटों पर ओनियन फार्मर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, उनमें से 12 सीटों पर एनडीए की हार हुई है। सत्ता परिवर्तन तो अवश्य होगा, क्योंकि जिस तरह से जनता के मन में भाजपा सरकार की और मोदी सरकार के जो मन में गुस्सा है, एक तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल उसकी हालत खस्ता है, बुरी है, इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी का दौर हम देख रहे हैं। अब प्याज के निर्यात के बारे में मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए, उससे कम 6 जिलों में मोदी सरकार का नुकसान हुआ है। तो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भी मोदी सरकार की महाराष्ट्र में हार हुई है। और मोदी 24 में होने वाले इन सभी राज्यों के चुनावों में किसान वोटर्स का गुस्सा मोल नहीं ले सकते, इसलिए वो अभी से काम पर लग गए हैं। और इटली से लौटने के बाद मोदी का पहला डेस्टिनेशन काशी है। टारगेट किसान है, तारीख 18 जून है। मतलब वो हमारे लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखना, आपको डिफरेंस विद इन मंथ्स आपको दिखने लग जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं भी किसान, मैं उनसे और किसान यूनियन जो लीडरशिप है उनके साथ बिल्कुल तालमेल करके ये इशू बिल्कुल हल किया जाएगा।
मोदी जब काशी पहुंचेंगे, योगी से मिलेंगे तो सिर्फ किसानों पर बात नहीं होगी, बात उन सीटों पर भी होगी जो अब की बार बीजेपी के हाथ से निकल गई। कहां कमी रह गई? बीजेपी की सीटें 19 के मुकाबले ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी? एक एक पॉइंट पर मोदी मंथन करेंगे। योगी की समीक्षा बैठकें तो नतीजे खत्म होने के बाद ही शुरू हो गई हैं। मगर क्या सच में अब की बार मोदी को इतना नुकसान हो गया है जितना कहा जा रहा है, या फिर मोदी विरोधी गुट बढ़ा चढ़ाकर अपने नंबर दिखा रहा है, मोदी के नंबर घटा रहा है? जनता ने ऐसा किया कि मोदी जी को ही अल्पसंख्यक बना दिया है। इस सरकार में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। ये लोग बैसाखियों पे सवार हैं। देश का युवा चाहता है कि ये सरकार में न रहें, देश का किसान चाहता है ये सरकार में न रहें, देश की बेटियां चाहती हैं सरकार में न रहें। जब देश के इतने सारे लोग चाहते हैं कि सरकार में न रहें, तो जो भी इनके सहयोगी दल हैं इनको सरकार में नहीं रहने देंगे। और कैसे रहने देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गिद्ध की तरह अपने हर सहयोगी दल के ऊपर हमला किया, उसे नोच डाला। जिसके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे उसके ऊपर बिच्छू की तरह हमला किया। तो जो गिद्ध और बिच्छू की तरह अपने सहयोगी दल को पे हमला करता है, उसे नोचता है, कोई भी सहयोगी दल उसके साथ लंबा समय नहीं चल सकता। इट इज अ कोएलिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश है और ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती। आप एक एक पहलू ले लीजिए, उस पर जो घटक दल हैं, खास करके जदयू और चंद्रबाबू जी की तेलुगु देशम, क्या उनका वर्ल्ड व्यू वही है उन विषयों पे? आपको पता चलेगा कि नहीं। अगर नहीं है तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो विपक्ष को जो मैंडेट मिला है या देश ने जो संदेश दिया है, वो रोजगार को लेकर के दिया, आर्थिक सबलीकरण को लेकर के दिया, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के लिए नहीं दिया है। भैंस मंगलसूत्र मुजरा के साथ कितना सहज होंगे चंद्रबाबू और कितना सहज होंगे नीतीश जी, ये हम जानते हैं। बस इतना ही कहना। ये बात बिल्कुल सही है कि जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार भले बना ली हो, 2 बैसाखी पे सरकार चल रही हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी भाजपा में जिस तरीके का तूफान अंदर है, वो इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी भी खुश नहीं है इस तरीके की अल्पमत वाली या बहुमत से दूर वाली सरकार को चलाने में। तो आगे के देखिए होता है क्या सच में मोदी की सरकार इस वक्त नंबर्स के मामले में अल्पसंख्यकों की सरकार है? और क्या अभी भी इस सरकार पर कोई खतरा बरकरार है? आज हम इसे भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए डिकोड करेंगे। बीजेपी को 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में 240 सीटें मिली, यानी अब की बार मोदी की 240 सीटें पिछले 3 दशकों में किसी भी पार्टी की 3rd हाईएस्ट टैली है। जबकि इन 3 चुनावों में कांग्रेस की सीटें जोड़ दे तो वो सिर्फ 195 पर आकर रुकी हुई है, जो बीजेपी के 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस से भी 45 सीट कम है। यहाँ तक कि 2004 में भी जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी, तब भी कांग्रेस 24 में बीजेपी के 240 से 95 सीटें कम थी। 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी, तब भी कांग्रेस 24 में बीजेपी के 240 से 34 सीट कम थी। 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों का साथ ना मिलता तो वो इस बार भी 60 सीटों के आसपास ही सिमट जाती। मगर कांग्रेस पार्टी है जो अपनी कमी नहीं देख रही, वो तो 99 सीटों में ही अपनी जीत देख रही है। 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी और 293 सीटों के साथ देश में सरकार बनाने वाली एनडीए को ही हारा हुआ बता रही है। और अब पिछले 24 घंटों से कांग्रेस वाले एक नया एजेंडा चला रहे हैं। बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि मोदी की सरकार जाने वाली है, इंडी की सरकार आने वाली है। मल्लिकार्जुन जी ने ठीक कहा कि अपने कंट्रडिक्शन से, अपने विवाद के कारण सरकार गिर सकती है। कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास नहीं रखती है कि सरकार को गिराया जाए और पिछले दरवाजे से सरकार बनाई जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक उनकी जो 10 साल का कारनामा रहा है, कार्यकलाप रहा है, उसमें देश ने देखा है कि किस तरह से वो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम उन्होंने किया है। और
मैं समझता हूँ कि अगर आने वाले समय में कुछ भी अगर इस सरकार के साथ होगा तो वो अपने कारण से होगा। नरेंद्र मोदी से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि उनकी कार्यशैली क्या है और वो कन्फ्रंटेशन में जाना चाहते हैं। हमेशा उन्होंने जिस प्रकार से विपक्ष को अलग थलग कर दिया था, देश के तमाम इश्यूज़ पे कभी आज तक उन्होंने विपक्ष को बुलाकर बातचीत नहीं किया, तो उनकी कार्यशैली अलग है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पास 241 सीटें हैं जो उन्होंने जीती हैं। 400 पार का नारा लगाने के बावजूद वो यहाँ आकर रुक गए हैं। तो बीजेपी की सरकार तो है नहीं, अब तो उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा करके ये सरकार बनाई है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ हर बात पर, उनकी हर बात का समर्थन करता हूँ। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी, क्योंकि जनता की इच्छा से दूसरे दल आगे बढ़ के आए हैं और ये तो ऊपर से नीचे आए हैं। इनके मतों का प्रतिशत कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, तो ये जनता की पहली पसंद नहीं है। लेकिन बहुमत उन्होंने इकट्ठा कर लिया है एनडीए के साथ। ये बहुमत भाजपा का बहुमत नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फेक नैरेटिव और भ्रमित करने वाले दावों के उलट नंबर्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। बीजेपी को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 24 में जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, वहां इस बार भी मोदी की पार्टी ने ही दमदार परफॉर्म किया है। 2019 में 190 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी फाइट हुई। बीजेपी ने 92% की स्ट्राइक रेट से 175 और कांग्रेस ने 8% की स्ट्राइक रेट से 15 सीटें जीती, जबकि इस बार यानी 2024 में इन दोनों पार्टियों के बीच 215 सीटों पर सीधी टक्कर हुई, जिसमें बीजेपी ने 70% की स्ट्राइक रेट से 153 और कांग्रेस ने 30% की स्ट्राइक रेट से 62 सीटें जीती। डायरेक्ट फाइट वाली सीटों में कांग्रेस 2024 में 8% से 30% पर जरूर पहुंची, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट राहुल या कांग्रेस को नहीं, उन पार्टियों को जाता है जिनके साथ कांग्रेस इंडिया अलायंस में बतौर पार्टनर शामिल थी। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में कांग्रेस इंडिया अलायंस के बैनर तले लड़ी और कांग्रेस को 99 में से 31 सीटें इन्हीं राज्यों से मिली। इसलिए जो कांग्रेस अपने चुनावी इतिहास के थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस बता रही है, मोदी की लीडरशिप वाली एनडीए की सरकार गिराने के सपने देख रही है, वो थोड़ा चिंतन और मंथन कर ले, क्योंकि देश की सियासत में इस वक्त भी वोटर्स की फर्स्ट चॉइस मोदी ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग और जनादेश ने मोदी जी को एक वोट दिया है, इतिहास बना है, सरकार स्थापित हुई है और मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। विवादजनक बयान देना, नकारात्मक टिप्पणी करना, ये कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है। और जहां तक जनता का जनादेश है, प्रजातंत्र लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर। तो खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की विजय और एनडीए की सरकार स्थापित हो चुकी है। ये ख्याली पुलाव 4 तारीख को जब से नतीजा है, ये लगातार ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इन सब का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसमें मास्टर ये है उनकी कंफ्यूज करने में, क्योंकि खुद कंफ्यूज है, कल भी मैंने बताया, और वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं और केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल लॉजिक के साथ जो सच्चाई के तथ्य हैं उसके साथ नहीं बोलते। बहुत दिन हो गए उन्हें सत्ता से दूर, बेचारों की गलती भी नहीं है, एक उम्र भी हो गई है। इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों के दावे एक से बढ़कर एक हैं। वो कभी कहते हैं हिंदी हार्टलैंड में मोदी को नुकसान हो गया, नॉर्थ में मोदी को स्वीकार नहीं किया, साउथ और वेस्ट में मोदी को घाटा हो गया। मोदी पर हमले के लिए इस तरह की सियासी डायलॉगबाजी फैक्ट्स पर पर्दा नहीं डाल सकती। फैक्ट ये है कि मोदी 2019 में जहां मजबूत थे, 2024 में भी वहां मजबूत ही रहे। 2024 में 262 सीटें बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स थी,
यानी वो सीटें जो मोदी की पार्टी ने पिछले 3 चुनावों में 2 बार या 3 बार जीती है। इन 262 में से अब की बार बीजेपी ने 70% की स्ट्राइक रेट से 184 सीटें जीती। कांग्रेस ने ऐसी सिर्फ 36 और अन्य दलों ने सिर्फ 7 सीटें जीती। मतलब साफ है, मोदी कमजोर नहीं हुए हैं। 10 साल की सत्ता के बावजूद 240 तक पहुंचे हैं। नई सीटों पर पकड़ मजबूत की है। एनडीए के सहयोगियों को सीटों की संजीवनी बूटी दी है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं है, मगर फिर भी वो मोदी की सरकार जाने के सपने देख रही है। हर रोज झूठ ही परोस रही है। देखिए, राहुल गांधी की तीसरी बार एनडीए की सरकार को हराने की कोशिश की, जिन्हें तीसरी बार में कांग्रेस को 99 भी नहीं पार कर पाया। वो कांग्रेस दूसरों को क्या कहे।